गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का समर्पण इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में। आपने देखा कि हमने पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक वाले चैप्टर की रूपरेखा पढ़ी थी और उस रूपरेखा में हमने बहुत से पॉइंट ऐसे थे जिनका विस्तारित रूप से अध्ययन किया था, लेकिन कुछ पॉइंट हमने इसलिए छोड़ दिए थे क्योंकि उनको हमें और ज़्यादा विस्तारित रूप से पढ़ना था। तो हम अगले वीडियो में सबसे पहले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को पढ़ने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला क्या है कि हम कहें कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन हो सकता है जिसमें कोई भी पदार्थ जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करता है तो उनकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, लेकिन उनके अगर रासायनिक गुणों की हम बात करें तो उनके रासायनिक गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही एक भौतिक परिवर्तन को परिभाषित करने की स्थिति है। हम ये कहें परिभाषा के रूप में कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जिनके भौतिक गुण मूल पदार्थों से भिन्न अवस्था में पाए जाते हैं, अर्थात भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन यदि इनके रासायनिक गुणों की हम बात करें तो इनके रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अतः पदार्थों में होने वाले इसी परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन को समझने के लिए हम एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं कि हम जब प्रकृति में पानी की अवस्थाओं को देखते हैं तो पानी की अवस्थाएं हमें तीन अवस्थाओं में क्या है प्रकट होती है, जिसमें सबसे पहला हम देखें कि जो जल है वो बर्फ के रूप में पाया जाता है। यदि जल को हम बर्फ के रूप में देखें तो यह जल की ठोस अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? ठोस अवस्था। फिर इसी को हम जल के रूप में देखते हैं। जब जल के रूप में देखते हैं तो याद रखना इसकी अवस्था कौन सी होती है? द्रव अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? द्रव। और कभी क्या है, आपने ये भी देखा है कि जब पानी को हम गर्म करें, जब पानी को हम गर्म करते हैं तो धीरे धीरे एक बिंदु ऐसा आता है जिसको उसका वाष्पन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु पर आकर वह पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब प्रत्येक स्थिति में ये अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट हो रहा है, अर्थात इसमें जब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होती जा रही हैं? परिवर्तित होती जा रही हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमने क्या लिया? एक बर्फ का टुकड़ा लिया। क्या लिया भाई? बर्फ का टुकड़ा। इसी बर्फ के टुकड़े को हमने क्या कर दिया? गर्म। जैसे ही हम इस बर्फ के टुकड़े को गर्म करते हैं तो यह बर्फ जल में परिवर्तित हो जाती है। इसी जल को हमने और ज्यादा गर्म किया तो धीरे धीरे यह वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए बर्फ इसकी कौन सी अवस्था? ठोस। जल इसकी कौन सी अवस्था? द्रव। वाष्प इसकी कौन सी अवस्था? गैस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रासायनिक गुणों की। हमने अभी पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जिसको हम यहाँ देखेंगे। यदि इनकी हम क्या है जानकारी प्राप्त करें तो जानकारी प्राप्त करते समय हम प्रत्येक के क्या लिखेंगे? अणुसूत्र लिखेंगे। अणुसूत्र लिखेंगे तो याद रखना बर्फ का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। जल का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। वाष्प का अणुसूत्र क्या होता है? H2O। इसका मतलब पदार्थ की प्रत्येक अवस्था में इनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। अणुसूत्र समान है, इसका मतलब इनके रासायनिक गुण भी क्या होते हैं? समान होते हैं। अतः यही परिवर्तन हमेशा कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक। अब हम क्या करते हैं कि एग्जांपल्स लेते हैं।
एग्जाम्पल्स में लेते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं जैसे बर्फ का पिघलना। जैसे बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलकर किस में बदल रही है? जल में। इसका मतलब अवस्था परिवर्तित हो रही है, लेकिन रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? भौतिक। दूसरा कह सकते हैं जल का वाष्प में बदलना। तीसरा कह सकते हैं वाष्प का जल में बदलना। अगला कह सकते हैं जल का बर्फ में बदलना। कैसे भी उदाहरण आपको पूछ सकता है, उल्टे सीधे क्या है रूप में। तो हमें क्या है कि उनकी अवस्थाओं में अगर परिवर्तन दिखाई दे रहा है, रासायनिक गुणों में परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या है उनको आसानी से पहचान सकते हैं कि वह भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। आपने कभी सुना है कि धातु का पिघलना क्या होता है भाई? धातु का पिघलना। यदि हम धातु का पिघलना इस उदाहरण को देखें तो ये अपने आप में एक भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से भौतिक परिवर्तन के नाम से। क्यों? क्योंकि धातु को हम अधिकतर कौन सी अवस्था में देखते हैं? ठोस अवस्था में। प्रकृति में धातुएं अधिकतर कौन सी अवस्था में होती हैं? ठोस अवस्था में होती हैं। लेकिन इन्हीं धातुओं को हम क्या करें, किसी उपकरण के माध्यम से धीरे धीरे क्या कर दें? गर्म कर दें। तो एक ऐसा बिंदु होता है जिसको उसका गलनांक बिंदु कहते हैं। जब उसको गलनांक बिंदु तक का ताप दिया जाता है तो वही धातुएं क्या होती हैं? पिघलकर तरल अवस्था में क्या है? आने लगती हैं। इसका मतलब पहले वो ठोस अवस्था में थी, गलनांक बिंदु तक उसको गर्म किया, कौन सी अवस्था में आ गया? द्रवित अवस्था में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि धातु का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला हम कह सकते हैं कि जैसे पेड़ से पत्ते का गिरना। यदि हम इसको पढ़ें, पेड़ से पत्ते का गिरना, जैसे आपने देखा है कि जब पतझड़ के समय पौधे अपनी टहनियों पर जितनी भी पत्तियां होती हैं उन सभी पत्तियों को त्याग देता है, अर्थात पत्तियां झड़कर कहाँ जाती हैं? नीचे। पौधे की टहनियों पर कोई पत्ती दिखाई नहीं देती। लेकिन कुछ समय पश्चात जब हम देखते हैं तो वही पौधे धीरे धीरे अपने ऊपर क्या करते हैं? नई पत्तियों को धारण कर लेते हैं। इसका मतलब एक स्थिति ऐसी है कि पौधों ने अपनी पत्तियों को क्या कर दिया? हटा दिया, लेकिन वही पत्तियां क्या होती हैं? उन्हें प्राप्त होने लगे जाती हैं। इसलिए कह सकते हैं पेड़ से पत्ते का गिरना एक भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला एग्जाम्पल हम ले शीशे का टूटना। क्या है भाई? शीशे का टूटना। आपने कभी सुना है कि शीशे का एक बड़ा आकार और एक शीशे का छोटा आकार, बस उनके आकार में क्या है आपको पर क्या है अंतर दिखाई देगा। लेकिन अगर उनकी रासायनिक गुणों की हम बात करें तो याद रखना उसके रासायनिक गुण याद रखना एक रूप से भिन्न अवस्था में नहीं पाए जाएंगे या एक दूसरे से भिन्न रूप में नहीं पाए जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि शीशे का टूटना भी एक प्रकार से भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो ये कुछ उदाहरण थे। इन उदाहरणों से हम क्या है पढ़ रहे हैं कि ये उदाहरण किसको दर्शा रहे हैं? ये उदाहरण हमेशा भौतिक परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब भौतिक परिवर्तन पढ़ते समय बहुत सी बार क्या है कि आपसे क्वेश्चन कर लिया जाता है पेपर में कि भौतिक परिवर्तन के क्या गुण होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन के गुणों की अगर हम बात करें तो बहुत से गुण ऐसे हैं जो केवल इनकी परिभाषाओं में ही आपको क्या हो जाते हैं? प्रकट हो जाते हैं, अर्थात इनकी परिभाषाओं में देखने को मिल जाते हैं। इसलिए परिभाषा अगर सही तरीके से याद है तो भौतिक परिवर्तन को भी हम क्या कर सकते हैं? उदाहरणों के माध्यम से या फिर उस परिभाषा के माध्यम से उनके गुणों को क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। गुणों की बात करते हैं। देखो, सबसे पहला गुण क्या हो सकता है भौतिक परिवर्तन का? देखना कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। जो हमने क्या है परिभाषा में पढ़ा है कि जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन जब भी होता है तो याद रखना क्या हमने
क्या देखा है कि जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो उनके स्थिति में एक नए पदार्थ की क्या है स्थिति नहीं बनती है, अर्थात उसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता। दूसरा गुण हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। पहले पदार्थ ठोस अवस्था में, जैसे हम उसको क्या कर दें, गर्म कर दें, वो कौन सी अवस्था में आ जाए, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था को हम गर्म कर दें, कौन सी अवस्था में आ जाए, वाष्पावस्था में। इसलिए हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। अगले गुण की बात करते हैं हम। अगले गुण की बात ये करते हैं कि जब भी भौतिक परिवर्तन होता है तो भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रियाएं जो सदैव दोनों दिशाओं में चले। जैसे हम यही देख लेते हैं पहले उदाहरण में कि जैसे हमने क्या है, द्रव को गर्म किया तो किस में बदल गया, जल में। यदि हम इस जल को क्या कर दें, ठंडा कर दें, क्या कर दें भाई, ठंडा, तो जैसे जैसे हम जल को ठंडा करते जाएंगे याद रखना या ये एक स्थिति में पुनः क्या हो जाएगा, बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। यदि हमने जल को गर्म किया, क्या बना, वाष्प। यदि वाष्प को हम क्या कर दें, पुनः ठंडा कर दें, तो पुनः ठंडा करने पर ये वाष्प पुनः जल में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब क्रियाकारकों से क्या बन रहा है, उत्पाद। उत्पादों से पुनः क्या बन रहा है भाई, क्रियाकारक। इसलिए कह सकते हैं क्रियाकारकों से उत्पाद बनाना, उत्पादों से पुनः क्रियाकारक बनाना, अर्थात ये कहें कि अभिक्रियाओं का दोनों दिशाओं में चलना। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, उत्क्रमणीय। इसलिए भौतिक परिवर्तन को हम एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जान सकते हैं। अगले गुण की बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जब भी कोई पदार्थ है जो भौतिक परिवर्तन करता है अपने आप में, तो उस अभिक्रिया को हम कभी समाप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसीलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया होने के कारण भौतिक परिवर्तन को एक सतत चलने वाली अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। सतत का मतलब निरंतर, जो कभी समाप्त नहीं हो। आपने देखा है कि पानी की वाष्प बनती है, कई कारणों से पानी की वाष्प बनती है। वाष्प बनकर वह पानी कहाँ जाता है, वायुमंडल में। वायुमंडल में जाकर क्या बनाता है, बदल बनाता है, और पुनः ठंडा होकर किसी भी रूप में क्या है, पानी की सतह पर, ये पृथ्वी की सतह पर, सॉरी कहाँ पर, पृथ्वी की सतह पर पुनः पहुंचे जाता है। इसीलिए इसी परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये अपना पॉइंट हुआ भौतिक परिवर्तन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है। कौन सा पदार्थ बनता है, नया। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है, अभिक्रिया जब संपन्न हो जाती है उसके पश्चात उनमें एक नए पदार्थ की क्या है, स्थिति बन जाती है। जब नए पदार्थ की स्थिति बन जाती है तो वहाँ होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कह सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा में हम ये कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें याद रखना पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से हमेशा भिन्न रूप में पाए जाते हैं। जैसे क्रियाकारक है, अभिक्रिया में भाग ले रहा है, उत्पाद बन रहा है या क्रियाफल बन रहा है, तो क्रियाकारक और क्रियाफल के रासायनिक गुण हमेशा क्या होते हैं, दूसरे से भिन्न रूप में पाए जाते हैं। जहाँ रासायनिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं उस परिवर्तन को सदैव हम रासायनिक परिवर्तन के नाम से जान सकते हैं। तो परिभाषा हम क्या दे सकते हैं, परिभाषा दे सकते हैं कि पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न रूप में पाए जाते हैं। अतः ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। देखो क्या है, इस रासायनिक परिवर्तन को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। उदाहरणों के माध्यम से आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में ही रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं और कैसे इनको पहचान सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया हमने
आपने देखा होगा कि दूध और दही दोनों एक ही क्या है पदार्थ के बने उत्पाद हैं, ठीक है। आपने देखा है कि सबसे पहले आपने दूध लिया, दूध को हम गर्म करते हैं, गर्म करके उसमें याद रखना एक उत्प्रेरक के रूप में क्या करते हैं, खट्टा पदार्थ मिलाते हैं जिसको हम अपनी भाषा में छाछ कहते हैं। वो जैसे ही मिलाते हैं तो दूध कुछ समय पश्चात किसमें बदल जाता है, दही में। इसमें बदल जाता है भाई दही में। तो आप ये बताइए क्या दूध और दही दोनों समान रासायनिक क्या है गुण प्रकट करते हैं? क्या दोनों के रासायनिक गुण क्या है, समान है? तो हम कहेंगे दूध और दही दोनों के रासायनिक गुण हमेशा भिन्न रूप में पाए जाते हैं। आपने कभी देखा दूध से हम क्या बना लेते हैं, दही। क्या दही से भी दूध बनाया जा सकता है क्या? कभी नहीं, ठीक है ना। तो दही से कभी दूध हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि यह अभिक्रिया देखो यहाँ से चली, यहाँ जाकर क्या हो गई, समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि अब इससे ये पहले वाली चीज कभी प्राप्त नहीं की जा सकती या पहले वाला पदार्थ कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हम इस परिवर्तन को कौन सा परिवर्तन कह सकते हैं, रासायनिक। कौन सा कह सकते हैं भाई, रासायनिक। इसीलिए दूध का दही में बदलना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, लकड़ी का जलना। क्या है भाई, लकड़ी का जलना। हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में लकड़ी काम में लेते हैं, ठीक है ना। कोयला ले लो, ठीक है, लकड़ी ले लो, बात वही है। कोयले या लकड़ी को हम जलाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या है कि जलता है। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन धीरे धीरे जलकर क्या दे देता है भाई, उष्मा। उष्मा देने के पश्चात उसमें जो अशुद्धियां होती हैं वो धीरे धीरे राख में परिवर्तित हो जाती हैं। धीरे धीरे जब क्या है उसकी राख बन जाती है, अगर हम उसी राख से पुनः लकड़ी या कोयला प्राप्त करना चाहें तो कभी प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये भी देखेंगे लकड़ी या कोयले के जो क्या है रासायनिक गुण हैं वो राख के रासायनिक गुणों से क्या होते हैं, भिन्न रूप में पाए जाते हैं। इसीलिए लकड़ी या कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। अगली बात करते हैं हम धातु पर जंग का लगना। क्या लगना भाई, धातु पर जंग का लगना। धातु पर जंग लगना क्या है, अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। वैसे क्या है जंग? जंग का मतलब होता है कि जब किसी धातु को लंबे समय तक नमी युक्त वायु में खुला छोड़ दें, ठीक है ना। नमी वायुमंडल में होती है, जैसे बरसात के दिनों में किसी भी धातु को हम, जैसे लोहा धातु है उसको हम क्या है खुले क्या है स्थान पर रख दें तो वायुमंडल में जो नमी है वो वायु के साथ बार बार क्या है उस धातु से आकर वो टकराती है, टकराएगी। कि जैसे माना ये क्या है लोहा धातु है, हमने इसको क्या है कि बाहर खुले में रख दिया तो इससे क्या है कि बार बार जब वायु टकराएगी तो उसमें क्या उपस्थित है, नमी। जैसे ही नमी युक्त वायु से बार बार टकराएगी तो याद रखना ये संसाधित होने लग जाएगा, अर्थात इस पर क्या है एक अलग आवरण चढ़ जाएगा, किसका, ऑक्साइड का। और ऑक्साइड का जब क्या इस पर आवरण चढ़ने लग जाता है तो ये भूरे रंग में परिवर्तित होने लगे जाता है। तो लोहे धातु पर जब भूरे रंग की परत चढ़ रही है तो आप मान लेना उस पर क्या लगती जा रही है, जंग लगती जा रही है। अब जैसे जैसे क्या इस पर जंग लगती चली जाती है, एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब समय पर क्या है कि इसकी जंग को हम क्या है साफ नहीं करते या क्या है उसको सही नहीं करते हैं तो कुछ समय पश्चात ये धातु क्या होती है, याद रखना, संसारित होने लग जाती है। इसका क्या है क्षरण होने लग जाता है, क्षय हो जाता है इसका, और ये नष्ट होने लगे जाता है। क्या इस नष्ट हुए लोहे से क्या पुनः लोहा प्राप्त कर सकते हैं, तो असंभव होगा। इसलिए कहते हैं कि याद रखना रासायनिक परिवर्तन एक बार जब हो जाता है, याद रखना उसको फिर परिवर्तित करना असंभव हो जाता है। इसीलिए धातु पर जंग लगना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। देखो बहुत सी बार क्या है इसके रासायनिक समीकरण पूछे जाते हैं कि लोहे पर जंग लगना, ठीक है ना, इसकी क्या है रासायनिक समीकरण को क्या करना है, अपने को व्यक्त करना है कि लोहे पर जंग लगने के रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है वो क्या है,
लोहे पर जंग लगने के लिए क्या है कि याद रखना, कंडीशन याद होनी चाहिए कि लोहे पर क्या है कि जब जंग लगेगी तो सबसे पहला क्या है, Fe आयरन होना चाहिए। जब आयरन ही नहीं है, लोहा को भी नहीं है, तो जंग किस पे लगेगी। इसलिए पहला बिंदु क्या है, Fe प्लस अभी पढ़ा है कि यदि इसको नमी युक्त वायु में खुला छोड़ दिया जाए, नमी का मतलब क्या है, जल, वायु का मतलब क्या है, ऑक्सीजन। जैसे हम क्या करते हैं, इसको कुछ समय के लिए वातावरण में खुला छोड़ देते हैं, तो याद रखना इसके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, Fe2O3 × XH2O। ठीक है ना, कुछ इस पे नमी होती है, ऑक्साइड किस पे परत चढ़ गई, किस पर, लोहे पर। इसका मतलब ये जो क्या है, आयरन ऑक्साइड है, ये क्या है भाई, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड का रंग कैसा होगा, भूरा। कैसा रंग होगा भाई, भूरा रंग होगा। और इस भूरे रंग को ही हम क्या कह देते हैं, जंग कह देते हैं। और इसी जंग के कारण क्या है, यह लोह धातु कुछ ही समय में धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ कितने लगा देंगे, 2, यहाँ कितने लगा देंगे, 4, यहाँ कितने लगा देंगे, 2, और यहाँ कितने लगा देंगे, 3। रासायनिक समीकरण हल करना या उसको संतुलित करना आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। यदि फिर भी क्या है आपको नहीं आ रहा है, तो याद रखना सबसे पहले उनके मूलकों के बारे में क्या है, ज्ञान प्राप्त करें। मूलक क्या होते हैं, मूलक किस पर कौन सा होता है, कितनी क्या है स्थिति में पाया जाता है, उन मूलकों की क्या है स्थिति का पता लगाकर फिर क्या करते हैं कि रासायनिक समीकरणों के रूप में उसको व्यक्त करते हैं। फिर हिट एंड ट्रायल विधि के माध्यम से क्या करते हैं, उसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने का मतलब क्या है कि जब भी रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो दोनों ओर के परमाणु सदैव क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। जब हम दोनों ओर के परमाणु को बराबर कर देंगे तो समीकरण कौन सा कहलाएगा, संतुलित। इसलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों ओर के परमाणु की गणना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए भाई, दोनों ओर के परमाणु की गणना। दोनों ओर के परमाणु अगर क्या है, विपरीत है, विपरीत का मतलब एक तरफ के परमाणु अधिक, एक तरफ के परमाणु क्या हो, कम हो, तो उस समीकरण को हम असंतुलित समीकरण मानते हैं। इसीलिए उसे संतुलित करने के लिए हम किसी भी क्या है छोटी से छोटी संख्या से क्या करते हैं, उसको पीछे से गुणा करके फिर उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। इसी उदाहरण को हम एक ऐसी स्थिति में भी पढ़ सकते हैं कि जैसे माना Fe है, ये किससे क्रिया करे, नमी युक्त वायु से। किससे क्रिया करे भाई, नमी युक्त वायु से। जैसे ये नमी युक्त वायु से क्या करता है, क्रिया करता है, तो याद रखना 2 नए उत्पाद बनाता है। एक उत्पाद क्या बनाता है, ये Fe2O3 प्लस एक बनाता है FeOH का O3। इसको हम क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्तनशील संयोजकता जब दर्शाते हैं तो उस पर क्या है कि यदि संयोजकता का मान कम हो तब तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, अस, और ज्यादा हो तब क्या लगा देते हैं, इक। आयरन की बात करें तो याद रखना ये +2 और Fe+3 संयोजकता व्यक्त करता है। यदि ये +2 संयोजकता व्यक्त करें तब तो हम क्या लगाएंगे इसके अंत में, अस। और यदि 3 संयोजकता क्या है इंगित करें तो फिर क्या लगाएंगे, इक। अब यहाँ हम संयोजकताओं की बात करें, संयोजकता कैसे पहचानी जाती है कि इस परमाणु के नीचे जो भी संख्या लिखी है वह इसकी संयोजकता, और इस परमाणु के नीचे जो संख्या लिखी हुई है वो इसकी संयोजकता। ठीक है ना। आप बताइए Fe के नीचे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के नीचे कितने हैं, 3। इसका मतलब Fe के ऊपर संयोजकता कितनी, 3, ऑक्सीजन के ऊपर संयोजकता कितनी है, -2। ठीक तो है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ Fe के नीचे कितना है, 1, और OH के नीचे कितने हैं, 3। इसका मतलब Fe की संयोजकता कितनी है, 3, OH की संयोजकता कितनी है, -1। ठीक है ना। तो ये 9th क्लास में आपने पढ़ लिया था, इन पर हम विचार नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं क्या है, उदाहरणों की। कौन से उदाहरणों की, रासायनिक परिवर्तन के। तो ये क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया है। इसको हम क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्या कहेंगे भाई, फेरिक ऑक्साइड। इसको हम क्या कहेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड।
ठीक है ना। इन दोनों का जब मिश्रण बनता है, ये दोनों मिश्रण मिलके क्या करते हैं, याद रखना, एक भूरे रंग की परत बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, भूरे रंग की परत। इस भूरे रंग की परत को हम क्या कहते हैं, जंग। क्या कहते हैं भाई, जंग। ठीक है। आपने कभी सुना है कि कोपर पर जंग लगना? ठीक है। रासायनिक समीकरण आप संतुलित करके देखना। ठीक है। शायद आपको क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। आगे देखें, कोपर पर जंग का लगना क्या है, और नहीं है तो एक बार मैं बता देता हूं कि देखो, आपने पढ़ा है कि रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु को छोड़कर अन्य परमाणु को पहले क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। यहाँ देखिए, Fe का परमाणु कितना है, 1। यहाँ परमाणु कितने हैं, 2 और 1 3। ठीक है ना। अब इसको संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले मान लो यहाँ कितने लगाए, 2 लगाए। ज्यादा समय खराब नहीं करना है। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये रासायनिक समीकरण संतुलित करना 9th में आपने पढ़ा है। आगे बार बार ये चीज पढ़ते रहेंगे तो फिर अपना क्या है, जो चैप्टर वाला जो क्या है बिंदु है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, और उसमें समय क्या लगेगा, अधिक लगेगा। इसलिए इस समय की बचत करने के लिए इसको आपको क्या है, डायरेक्ट में क्या कर रहा हूँ, समीकरण को संतुलित करके बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ Fe की क्या है, पीछे हमने कितना लगाया, 2। अब Fe के परमाणु 2 और 2 कितने हो गए, 4। इसका मतलब यहाँ हम कितने लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ठीक। इधर देखिए, अब हाइड्रोजन की गणना करते हैं तो देखो यहाँ 3 परमाणु, कितने परमाणु, 3। बाहर 3 लगे हुए ना, ये 3 कितने से गुणा है, 2 से, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6। यहाँ 6 करने के लिए हम कितना लगाए, 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 3 परमाणु ये रहे, और यहाँ देखो 3 और 3 दूनी 6, 6 हो गए, 6 और 3 कितने होते हैं, 9। यहाँ कितने हो गए, 3 परमाणु ये है, 2 ये है, कितने है, 5। इसका मतलब 9 करने के लिए हम इसको कितने से गुणा कर दें, इनसे, तो कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6 और 6 3 कितने हो जाएंगे, 9। ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको संतुलित कर देंगे। बात कर रहे हैं कोपर पर जंग का लगना। कोपर पर जंग लगने के लिए कंडीशन क्या क्या होती है, देखना। कोपर पर जंग लगने के लिए देखो, कोपर धातु होनी चाहिए, जिसको नमी युक्त वायु में क्या करना चाहिए, खुला छोड़ना चाहिए, और नमी युक्त वायु में जब इसको खुला छोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन गैस के साथ इसको CO2 भी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है ना। जब ये कंडीशन इसको क्या है, प्राप्त हो जाएगी, तो याद रखना, इस पर हरे रंग की क्या हो जाएगी, एक परत बनने लगे जाएगी। जैसे इस पर हरे रंग की परत बन जाएगी, उस हरे रंग की परत को क्या मानते हैं, कि जंग मानते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, याद रखना, एक बन जाएगा CO3। क्या बन जाएगा भाई, CO3। दूसरा क्या बन जाएगा, याद रखना, CuOH का 4 ठीक है ना। एक बना कॉपर कार्बोनेट, एक बना कॉपर हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये कॉपर कार्बोनेट व कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये दोनों आपस में मिलकर एक मिश्रण तैयार करते हैं। कौन से रंग का, हरे रंग का। ठीक है ना। तो हरे रंग की परत कह सकते हैं इसको, और इस हरे रंग की परत को हम क्या कह सकते हैं, जंग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई, जंग। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोहे पर या कॉपर पर जंग का लगना अपने आप में क्या है भाई, एक रासायनिक परिवर्तन है। समीकरण को संतुलित करना है। देखो, इधर कॉपर के परमाणु कितने हैं, 2, इधर कितना है, 1, इसलिए कितने से गुणा कर दें, 2 से, तभी रासायनिक समीकरण अपने आप में क्या है, संतुलित है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है, इनके गुण क्या होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के गुणों के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला रासायनिक गुण पढ़ेंगे। वैसे भौतिक जो परिवर्तन आपने पढ़ा है, अगर उसके गुण अपने को याद है तो लगभग इनके विपरीत क्या है, रासायनिक परिवर्तन के गुण पाए जाते हैं, जो एक दूसरे में अंतर भी बताते हैं, जो हम क्या है एक साथ पढ़ेंगे अभी।
सबसे पहले हम रासायनिक गुण की बात करते हैं, कौन से की, रासायनिक परिवर्तन वाले की। तो हम सबसे पहले यही कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के में या रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात जब भी क्या है, किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो प्रत्येक स्थिति में उसमें एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। ये याद रखना। जब नया पदार्थ बन रहा है तो 100% कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक। कौन सा है, रासायनिक। नया पदार्थ नहीं बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक। कौन सा है भाई, भौतिक। दूसरे गुण की बात करते हैं कि जब भी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होता है तो याद रखना, पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न रूप में पाए जाते हैं। कौन से रूप में पाए जाते हैं, भिन्न रूप में। तीसरे गुण की बात करते हैं कि रासायनिक परिवर्तन एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि ये अभिक्रिया एक ही दिशा में चलकर अर्थात क्रियाकारकों से उत्पाद बनाने के पश्चात समाप्त हो जाती है। जैसे दूध से हमने क्या बनाया, दही, ये प्रक्रिया संभव हो रही है, अर्थात क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब जैसे ही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो यहाँ एक परिवर्तन हो गया कि दूध से क्या बन गया, दही बन गया। लेकिन अब हम दही से अगर दूध बनाना चाहें तो इसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब ये अभिक्रिया आगे चलकर क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। इसलिए रासायनिक परिवर्तन है उसमें क्या हो जाता है, पदार्थ के रासायनिक गुण बदल जाते हैं। इसका मतलब इसको एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाने सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक दिशा में चलती है, दोनों दिशाओं में कभी नहीं चलती। क्रियाकारकों से उत्पाद बना सकते हैं लेकिन उत्पादों से क्रियाकारक नहीं बना सकते। अभी पढ़ा आपने कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें अभिक्रियाएं आगे चलकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसका मतलब जब अभिक्रिया आगे चलकर समाप्त हो जाती है तो इस अभिक्रिया को हम सतत चलने वाली अभिक्रिया के नाम से नहीं जान सकते। अर्थात ये अभिक्रिया आगे चल के 100% क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये कुछ बिंदु थे वो रासायनिक परिवर्तन के गुणों के नाम से जाने जाते हैं। अब बहुत सी बार क्या है, पेपर में आपसे क्वेश्चन करता है कि भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है ना, तो अंतर अब हम क्या कर सकते हैं कि गुणों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे पहले क्या है, अंतर की बात करते हैं। पहला आपने पढ़ा है कि भौतिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान एक नए पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है। अर्थात उसमें नया पदार्थ बने जाता है, पहला अंतर। दूसरा अंतर हम कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुण मूल पदार्थ से भिन्न रूप में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर। तीसरे अंतर की हम बात करते हैं तो हम कहेंगे भौतिक परिवर्तन क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कौन सा है, एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अगला अंतर हम ये भी कह सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन एक सतत चलने वाली अभिक्रिया होती है जो आगे चलकर कभी समाप्त नहीं होती, जबकि रासायनिक परिवर्तन एक सतत चलने वाली अभिक्रिया नहीं होती है या प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि यह अभिक्रिया आगे चलकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसका मतलब भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन के जो क्या हैं, गुण हैं, वो एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं। इसीलिए हम अंतरों की क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप से व्याख्या कर सकते हैं। अर्थात उस क्वेश्चन को हम आसानी से हल कर सकते हैं। आज का अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा या अगले वीडियो में अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा रासायनिक समीकरण। ओके।